हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आपको मेरा पढ़ाया गया यहाँ पर अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी बच्चे हैं सब तक यह वीडियो पहुँच सके और वह भी इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को कुछ नहीं करना, केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि हम जो वीडियो बनाएं वह आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक देखिए मान लेते हैं कि यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसका आवेश -Q और इसका आवेश क्या है, +Q है। ठीक है, अब देखिए यह एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यह O है, पॉइंट O इसका मध्य बिंदु है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु पॉइंट O है और इससे R दूरी पर यह बोला है कि निरक्षीय स्थिति में हमको प्रूफ करना है। तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर इधर कहीं होगा। तो मान लेते हैं इसके निरक्ष में, यानी इसका अक्ष इधर होता है या तो इधर होता है, तो निरक्ष यानी इधर की ओर होगा। तो कहना है निरक्षीय स्थिति में बताना है तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का नाम P है। यहाँ पर आपको इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है। अब देखिए, अब मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव इन आवेशों के बीच की दूरी 2L है। क्या है, 2L है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा L होगा और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होगा, L होगा। यह दूरी L होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर देखिए -Q आवेश है, तो इस -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना होगा और उसी प्रकार से +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए जब -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे तो इसके लिए इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए। देखिए ये वाले डिस्टेंस, इसको मिला देते हैं। तो ये -Q और ये बिंदु P, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए। उसी प्रकार से ये +Q है और जब +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे तो इस आवेश और इस बिंदु के बीच का दूरी चाहिए। देखिए ये वाला डिस्टेंस चाहिए। और आप सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपको ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, ये है OP और ये क्या है, बिंदु B है। तो ये वाला त्रिभुज अगर देखा जाए तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम देखिए, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को यहाँ पर रख लिए हैं, ये R है, ये आपका L है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो बड़ी भुजा होती है, जो कर्ण होती है, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसको जोड़ देते हैं, ये हो जाता है कर्ण। क्योंकि आप सभी को पता है कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो जो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, तो यह निकल जाएगा अंडर रूट में, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है, तो L का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा क्या होगी, R, तो R का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से जब ये डिस्टेंस निकाला जाएगा, ये AP के बीच की दूरी, तो यहाँ पर देखिए ये भी L है, यहाँ तक क्या है, L है, और यह डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर जब लगाएंगे तो यहाँ का भी हो जाएगा आपका L स्क्वायर, ये देखिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालेंगे। तो -Q आवेश के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा यह अंदर की ओर होगा। देखिए इधर की ओर होगा,
क्योंकि माइनस, जब माइनस होता है तो माइनस के कारण जो क्षेत्र का तीव्रता होता है वह माइनस की ओर होता है, यानी कि अंदर की ओर होता है, ऐसे होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वह E1 है। क्या है ये, E1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए, अब उसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता अगर निकालें तो देखिए प्लस के कारण क्या होता है, उसका दिशा बाहर की ओर होता है। क्या होता है, प्लस से दूर की ओर होता है। अब ये प्लस आवेश है तो प्लस से दूर की ओर मतलब यह ऐसे चला जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। क्या मान लेते हैं, E2 है। ये क्या है, ये E2 है। इस बात को समझिए, हमने यहाँ पर डायरेक्शन दिखा दिया, प्लस क्यू है तो प्लस आवेश के कारण प्लस से दूर की ओर यानी कि बाहर की ओर होता है उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र का। तो प्लस से बाहर की ओर देखिए इसी डायरेक्शन में ये जा रही लाइन तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका E2 का डायरेक्शन होगा। ये E2 है। क्या ये, हमने माना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है वह E2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, परिमाण में सेम है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू के कारण जो आएगा वही वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता प्लस क्यू के कारण भी होगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या, ये जो माने हैं आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पर लिख लीजिए, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, हमने जो जो यहाँ पर लिया था उसी को यहाँ पर लिख दिया है। क्या लिखा है हमने कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अब देखिए माइनस क्यू, अब हम क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण की तीव्रता। अब देखिए E1 निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है 1/4πε0 क्यू बटा में R²। तो हो जाएगा आपका 1/4πε0। इसका आवेश क्या है, क्यू है। अच्छा माइनस नहीं लेते हैं, हम केवल इसके परिमाण को लेते हैं, बटा में R², मतलब कि इस आवेश और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं इसके बीच की दूरी, क्या निकालना लेना है, इसके बीच का दूरी का स्क्वायर। तो इसके बीच का दूरी क्या है, √ में L² + R²। तो ये हो जाएगा √ में L² प्लस ये है आपका L² + R² का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, अब इसी को अगर लिखें तो ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 क्यू बटा में, ये √ का स्क्वायर है तो स्क्वायर से √ हट जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका L² + R², ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए प्लस क्यू की तीव्रता देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू के कारण है तो आवेश ये वाला लेंगे क्यू बटा में। अब देखिए यहाँ से इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी ये है √ का L² + R² है, तो हो जाएगा आपका इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो √ L² + R² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटा में, इस स्क्वायर से √ वाला जो पार्ट है हट जाएगा, तो आ जाएगा आपका L² + R², ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और कि E1 E2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आवेश Q है यहाँ पर भी आवेश Q है, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस आवेश है, जबकि परिमाण में दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों आवेश यानी E1 E2 मतलब इन दोनों आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है E1 और E2
आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप ऐसे कह दीजिए, इसको समीकरण 1 ले लीजिए, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर होगा E2 के, ठीक है। क्योंकि आवेश का परिमाण क्या है, आवेश का परिमाण बराबर है, इसलिए यह दोनों वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। आवेश का परिमाण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, इसलिए इन दोनों के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता भी सेम होगा, क्योंकि इनके बीच का दूरी भी सेम है, ठीक है। इनके बीच का दूरी भी सेम है, इसलिए E1 बराबर E2 होगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता सेम डायरेक्शन में है, जैसे E1 इस दिशा में है और E2 भी इसी दिशा में है, तब जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर यही वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता एक इधर होता और एक इसका डायरेक्शन इधर की ओर होता, तब क्या करते, बड़ा वाले में से छोटा वाले को घटा देते, तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज होता। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यह दोनों क्या है, यह जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता है, यहाँ पर देखिए E1 का डायरेक्शन ये है, यानी कि E1 और देखिए E2 का डायरेक्शन ये है, तो E1 देखिए E1 और E2 न तो विपरीत डायरेक्शन में है और ना ही एक ही डायरेक्शन में है, यहाँ पर यह किसी एंगल पर है। और हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि जब किसी एंगल पर ये हो, मान लीजिए ये कोई फोर्स है, किसी एंगल पर है क्षैतिज से, तो इसको इसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये E2 है, इसके घटकों में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, यह इसके घटक में टूट जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर F है, तो इसके 2 घटक होंगे, क्योंकि यह जब ऐसे किसी कोण पर जाता है तो इसके 2 घटक होते हैं। एक होता है इस पॉइंट, देखिए एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऐसे ऊर्ध्व घटक होगा। ये F है, तो जहाँ से ये कोण बनाता है, जैसे ये थीटा है, तो जिस पर से कोण बनाता है, ये क्षैतिज वाला जो घटक होगा वो ये हो जाएगा F cos थीटा। अब जो ऊर्ध्व घटक होगा, ऊर्ध्व है नहीं, ये ऊर्ध्व घटक होता है, तो इसको बोलते हैं F, इसको लेते हैं साइन थीटा, F साइन थीटा। इस तरीके से इसके 2 घटक बन जाते हैं, 2 घटकों में तोड़ देते हैं जब यह किसी एंगल पर होता है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसी प्रकार से ये देखिए, ये है आपका, यह E1 है, ये इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से जब ये आ रहा है E1, यह भी किसी कोण पर है, ठीक है, यह इस प्रकार से आ रहा है। अब देखिए अगर यह किसी कोण पर आ रहा है, देखिए ऐसे क्षैतिज होगा, ये क्षैतिज है, क्षैतिज से किसी कोण पर आ रहा है, तो फिर इसके 2 घटक बनेंगे, क्या हो जाएगा, इसके 2 घटक होगा, एक ऊर्ध्व घटक होगा ऐसे और एक क्षैतिज घटक होगा। और डायरेक्शन का ध्यान देना है कि यह नीचे की ओर आ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इसका ये घटक और इसका ये घटक इसी डायरेक्शन में आएगा। ऐसा नहीं कि यह इधर की ओर आ रहा है तो एक घटक इधर होगा और ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर होगा, ऐसा नहीं होगा। यह जिस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका क्षैतिज घटक भी इधर की ओर होगा और इसका ऊर्ध्व घटक भी नीचे की ओर होगा, ऐसे हो रहा है। मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा, इसके डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा कि यह जब इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, तो इसका जो क्षैतिज कंपोनेंट होगा इधर होगा और जो ऊर्ध्व कंपोनेंट होगा इधर की ओर होगा। कहने का मतलब, अगर यहाँ से कोण थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, क्योंकि इस पर कोण बना रहा है। अब जिस पर कोण नहीं बनाता है उस पर बनाते हैं E1 साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपने घटकों में टूट जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे टूटेगा, सॉरी, देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं कि ये इसके बीच का कोण थीटा है और यह भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि यह जो त्रिभुज है, ये वाली साइड बराबर है, तो बराबर साइड के सामने का कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए हम E1 को बताते हैं, E1 है, तो देखिए इस पॉइंट बिंदु P पर निकालना है, तो यहीं पर यह क्या हो जाएगा, इसका 2 घटकों में टूट जाएगा। ये होगा, एक लाइन क्षैतिज होगा और ये वाली जो लाइन होगा यह ऊर्ध्व घटक होगा, ठीक है। अब देखिए यह क्षैतिज होगा, इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, इसका मतलब कि इसका जो देखिए ये थीटा कोण है, तो ये देखिए ऐसे यहाँ पर भी थीटा कोण हो जाएगा, क्योंकि यह जेड बन रहा है ना, यानी एकांतर कोण से यहाँ पर देखिए नीचे की ओर आ रहा है, तो ये हो जाएगा इधर की ओर हो जाएगा इसका,
ये देखिए इधर की ओर हो जाएगा। यह कौन सा घटक होगा, कोण यहाँ से बन रहा है तो ये हो जाएगा आपका क्षैतिज घटक। देखिए ऐसे है ना क्षैतिज, तो क्षैतिज घटक होगा E1 का इधर की ओर होगा, और ये होगा आपका E1, कोण यहाँ से बना रहा है तो कॉस, जहाँ से कोण बनाता है वहाँ पर लेते हैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा। अब इसका ऊर्ध्व घटक देखें तो देखिए ऊर्ध्व घटक होगा इधर नीचे की ओर होगा, ये देखिए डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ये जो लाइन आ रही है इधर होगा, और ये हो जाएगा आपका E1 साइन थीटा। क्या हो जाएगा ये E1 साइन थीटा, यह इधर नीचे की ओर होगा। ठीक है, यह E1 अपने कंपोनेंट में टूट गया। अब उसी तरीके से देखिए ये है आपका E2, तो इसके भी दो घटक होंगे, क्योंकि यह भी देखिए यह कोण थीटा है क्षैतिज से, तो यह भी क्षैतिज से यहाँ पर थीटा कोण बनेगा। ठीक है, जब यह थीटा कोण बनेगा तो इसके दो घटक होंगे। अब देखिए यह इधर की ओर जा रहा है, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा यह इधर की ओर होगा, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे है तो ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर होगा। क्या होगा, ऊपर की ओर। अब कोण यहाँ से इस लाइन से बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। ये हो गया आपका इसका क्षैतिज घटक। अब देखिए ये जो ऊर्ध्व घटक है ऊपर की ओर होगा, ये होगा आपका E2 साइन सॉरी यहाँ पर जो है ये क्षैतिज घटक है, तो यहाँ पर कॉस थीटा होगा। क्या होगा, कॉस थीटा। इसको ध्यान दीजिएगा, E2 है ये, E2 का क्षैतिज घटक, ये क्षैतिज इधर की ओर है तो ये होगा E2 कॉस थीटा होगा, लेकिन जो ऊर्ध्व घटक ऊपर की ओर होगा E2 साइन थीटा होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पर। अब देखिए कि E2 और E1 बराबर है, यहाँ पर हमने दिखाया कि E2 E1 के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए E2 साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और E1 साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है, इसी एक ही पॉइंट P पर। ठीक है, तो E2 की जगह E1 रख सकते हैं, तो E1 साइन थीटा यहाँ पर हो गया, E1 साइन थीटा यहाँ पर, और एक लग रहा है ऊपर की ओर, E1 साइन थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, और एक लग रहा है नीचे की ओर, E1 साइन थीटा, ये भी होगा, क्योंकि E1 E2 के बराबर है तो E1 की जगह E2 की जगह E1 रख सकते हैं। अब देखिए जब ये दोनों विपरीत है तो ये वाला फोर्स कहने का मतलब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों इक्वल है और विपरीत है, यह इधर की ओर खींच रहा है और यह इधर की ओर खींच रहा है। जब दोनों बराबर है तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, यानी कि यह निष्क्रिय हो जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं है उस पर। ठीक है, अब देखिए अगर इसके ऊर्ध्व घटक के द्वारा कोई प्रभाव नहीं है तो फिर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, परिणामी वैद्युत क्षेत्र किसके द्वारा है। अब देखिए ये ऊर्ध्व घटक और ये ऊर्ध्व घटक तो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर देखिए यह इधर की ओर जो है, इधर की ओर E2 cos थीटा और इधर है E1 sin थीटा। इसी कारण E2 cos थीटा और E1 cos थीटा के कारण ही इस बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए E बराबर, अब यह अपने घटकों में तो टूट गया है, अब जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी तीव्रता होगा इसके कारण होगा। ये जो लाइन जा रही है ना इधर की ओर, E2 cos थीटा इस पर है और E1 cos थीटा है। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये हो जाएगा। अब चूंकि E1 E2 के बराबर है तो E1 के जगह E2 रख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका E बराबर E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ से निकल जाएगा आपका E बराबर 2, क्योंकि E2 cos थीटा दो बार है, तो ये हो जाएगा 2E2 cos थीटा। ठीक है, सॉरी। अब देखिए मैं इधर की ओर बताता हूँ, इधर देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकल गया E बराबर 2E2 cos थीटा आया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, E2 का वैल्यू रख देते हैं। E2 का क्या करते हैं वैल्यू, E2 का वैल्यू कितना निकला है, ये देखिए ये है E2 का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 2 E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इनटू, ये तो E2 का वैल्यू रखे हैं, cos थीटा बचा है,
ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है वह आपका उसमें कॉस थीटा नहीं आता है, तो यहाँ से कॉस थीटा को हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर होगा क्या, देखिए इस चित्र से कॉस थीटा बराबर, अब इस त्रिभुज को देखिए P, यहाँ पे O है ना, PO और ये B, इसको देखिए यह त्रिभुज है एक, तो इस त्रिभुज में अगर कॉस थीटा लगाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं आपके त्रिभुज POB में, त्रिभुज POB में कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखिए, आधार ये होगा क्योंकि ये लंब है, तो आधार L है, ये क्या है L है, तो आधार यानी L, ये हो जाएगा आपका L बटा में आधार हो गया, आधार बटे कर्ण, कर्ण क्या है अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 Q इंटू Q बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू L बटा में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ गया 2QL। अब आपको पता है कि Q इंटू 2L, देखिए इसके बीच की दूरी क्या है 2L है, और एक आवेश, तो एक आवेश और बीच की दूरी का गुणनफल क्या हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे E बराबर 1/4πε0। अब देखिए Q इंटू 2 इंटू L, Q2QL ये हो जाएगा P के बराबर, तो यहाँ पर P लिख देंगे यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू ये, अब देखिए यहाँ पर देखिए ना P बराबर क्या हो जाता है, देखिए P बराबर आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P बराबर 2Q, या फिर ये हो जाता है Q इंटू 2L, ये होता है P बराबर। तो यहाँ से देखिए 2L इंटू Q, 2L इंटू Q ये है P के बराबर, तो हमने क्या किया P रख दिया और बचा है 1/4πε0। अब ये हो जाएगा बटा में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू ये है, यहाँ से L हट गया तो एक बचा, या तो इसी के बटा में ही है, ये क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस अंडर रूट का वैल्यू 1/2 पावर में हो जाता है 1/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए E बराबर 1/4πε0 P इंटू P बटा में, अब देखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर में 1 है, यहाँ पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर में है 1/2। अब जब इसको जोड़ देंगे तो 1/2 एक ये आधा ये 1/2 का मतलब आधा, तो 1.5 हो जाएगा, एक और आधा ये 1.5 का मतलब 3/2, 3/2, तो हो जाएगा आपका L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के होल पावर में 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान से देख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो L है R, L और R को देखिए तो L यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और R जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर देखिए L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है। फिजिक्स में हमने बताया था कि रूल होता है कि जो वैल्यू बहुत छोटा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, यानी नगण्य मान लिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि L वेरी वेरी लेस देन R, L जो है R से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसलिए L 0 के लगभग बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, सीधे सीधे आप कह सकते हैं। तो L के जगह आप क्या कर देंगे 0 रख देंगे, और जब L के जगह 0 रख देंगे तब देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका E बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा में। अब देखिए L के जगह 0 रख देना है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा L वाला पार्ट, L के जगह 0 रख दिया तो ये ख़त्म हो गया। अब बचा R स्क्वायर, क्या बचा देखिए यहाँ पर 0 रख दिया प्लस R स्क्वायर के पावर में 3/2 बचा। ठीक है, इतना आप नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं इसको इधर इरेज करके फिर बताता हूँ। चलिए देखिए मैं इधर बता देता हूँ। तो क्या आया है, ये देखिए ये आया है E बराबर आया है 1/4π
एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा में, ये देखिए क्या आया था 0 प्लस आर स्क्वायर के होल पावर में 3/2 ये आया था। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा में, अब 0 तो ख़त्म हो गया, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इंटू पावर में 3/2 है तो ये हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर का क्यूब, ये क्या हो जाएगा आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आर का क्यूब, और यही होता है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा में आर क्यूब, ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ठीक है, चलिए आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए, और आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो गया है तो अब जो है यहीं पर रखते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।